हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सपोर्ट चाहूँगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन की तरह हैं। इसलिए कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और एड्रेस भी लिख सकते हैं, ताकि हमें ये मालूम रहे कि आप हमारी स्टोरीज कहाँ से सुन रहे हैं। और आइए अब रुख करते हैं आज की स्टोरी का, जो हमारे साथ हाजरा ने शेयर की है। इनका ताल्लुक कोलकाता से है। ये लिखती हैं कि आपी, मेरी पैदाइश जहाँ की है वो जगह तो वैसे भी काले जादू के लिए बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ के जादू की काट पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। अगर एक बार कोई इस जादू का शिकार हो जाता है तो फिर उसकी मौत ही उसे इस जादू से निजात दिला सकती है। और आप ही वैसे भी इस इलाके में तो काले जादू की इतनी खौफनाक कहानियां मौजूद हैं कि इंसान दहशत खाकर ही मर जाए। यहाँ इस तरह के जादूगर और काले जादू में माहिर लोग मौजूद हैं जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल आम लोगों की तरह लगते हैं, लेकिन उनके पास इतनी खतरनाक इल्म मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आप ही बचपन में हमने जादू की ये तमाम कहानियाँ सुनी थी, मगर ये सब हकीकत में भी होता है, इस पर कभी यकीन ही नहीं था। यकीन तब आया जब ये खुद मेरे अपने साथ हुआ, और किया भी किसने? मेरी अपनी सगी चाची ने। बचपन से ही हम लोग को मालूम था कि चाची जादू टोना और इल्म नजूम में माहिर हैं, क्योंकि शादी से पहले वो हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी और फिर मेरे चाचू को वो पसंद आ गई। नहीं पता कि चाचू ने खुद उन्हें पसंद किया था या फिर चाची ने ही उनको अपनी गिरफ्त में किया, लेकिन मेरी दादी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। वो उस घर में चाचू की शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन चाचू ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने घर पर आना ही बंद कर दिया। और फिर मजबूर होकर दादी इस रिश्ते के लिए राज़ी हुई। मेरी चाची जिस घर से आई थी वहाँ इस इल्म को, यानी काले इल्म को, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता था। उनकी बूढ़ी दादी खुद ये अमल किया करती थी और उन्हीं से मेरी चाची ने भी ये सारा इल्म सीखा था। वो अक्सर हमें छोटे छोटे टोटके बताया करती थी, और हैरानी की बात ये थी कि वो टोटके बड़े ही असरदार हुआ करते थे। जैसे कि मेरे पापा के 2 कज़िन थे और वो दोनों मिलकर मेरे पापा को बिज़नेस में बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे, और इसलिए मेरे पापा बहुत परेशान थे। जब अम्मी चाची से इस बारे में बता रही थी तो चाची ने फ़ौरन कहा कि आप उन दोनों में आपस में लड़ाई क्यों नहीं करा देती, इससे वो दोनों आपस में उलझ जाएंगे और आप पर ध्यान नहीं देंगे, यानी बिज़नेस में आपको नुकसान नहीं होगा। मेरी अम्मी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम उन दोनों के दरमियान लड़ाई कैसे करा सकते हैं? तब मेरी चाची ने एक टोटका बताया और कहा कि इसे 7 दिन लगातार कीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या रहा। आप ही वो टोटका ये था कि 2 हरी मिर्च लेनी थी और उन पर उन दोनों के नाम लिखने थे जिन्हें आपस में भिड़ाना था, यानी जिन्हें आपस में लड़ाना था। एक मिर्च पर एक फर्द का नाम और दूसरी मिर्च पर दूसरे फर्द का नाम लिखना था। मिर्च दोनों एकदम ताज़ी डंठल के साथ लेनी थी और फिर उन मिर्चों को अपने घर के टॉयलेट में फ्लश कर देना था, ये कहते हुए कि ये दोनों आपस में भिड़ जाएं। उन्होंने कहा कि ये टोटका आप 7 दिन लगातार एक ही वक्त पर करना और फिर देखना कि आपका काम कितनी तेज़ी से होता है। आप ही इसके साथ साथ उन्होंने एक मंत्र भी दिया था और ये कहा था कि मिर्ची फ्लश करते वक्त अगर आप ये मंत्र दोहराएंगी तो काम और भी जल्दी से होगा। मेरी अम्मी ने चाची का बताया हुआ वो नुस्खा पूरे 7 दिन किया और उसके नतीजे वाकई बहुत ज़बरदस्त थे। मेरे पापा के वो दोनों कज़िन, जिनमें कभी दांत काटी रोटी हुआ करती थी, जो हमेशा साथ चलते थे, एकदम से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अभी ऐसा ही एक और इल्म मुझे याद है जो मेरी चाची ने मेरे भाई को बताया था। वो इल्म भी 2 लोगों को आपस में लड़वाने के लिए था, उनमें दूरियां लाने के लिए था। इस इल्म के लिए एक पर्ची लेनी थी, एक छोटी प्लेन कागज़ की पर्ची,
और उस पर्ची पर एक नंबर लिखना था और फिर उसके नीचे उन दोनों लोगों के नाम लिखने थे जिन्हें आपस में लड़वाना था। और फिर उस पर्ची को 2 बार फोल्ड कर कर रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना था और फिर सुबह उठते ही उस पेपर को जला देना था और उसकी राख को टॉयलेट में जाकर फ्लश कर देना था। आप ही वो थोड़ा पेचीदा अमल था, इसलिए मुझे पूरा याद नहीं क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन उसके असरात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्होंने बताए थे। उन्होंने कहा था कि इस अमल का असर बहुत ही तेज़ी से होगा और वो 2 लोग आपस में बिल्कुल ऐसे लड़ेंगे जैसे 2 कुत्ते आपस में लड़ते हैं। आपी वो अमल भी बहुत ही ख़तरनाक था और उसके असरात भी बहुत ही ख़तरनाक थे। मेरी अम्मी और पापा दोनों ही उस वक्त चाची से बहुत खुश थे क्योंकि उस वक्त हमें ये एहसास नहीं था कि एक दिन ये अमल उनकी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जब हम लोग बड़े हुए तब मेरे घर वालों ने हम लोग की बहुत अच्छे से परवरिश की, हमें आला तालीम दी और काबिल बनाया, लेकिन हमारी चाची उन्हीं जादू टोनों में लगी रहीं और उनके बच्चे किसी काबिल ही नहीं बन पाए और इसलिए वो हमसे जला करती थी। हम लोग की फैमिली ख़ानदान में बिल्कुल अलग से दिखाई देती थी और इसलिए वो हमसे जला करती थी। धीरे धीरे उन्होंने हम लोग से बात करना ही बंद कर दिया और फिर एक दिन वो दिन भी आया कि जब खुलकर हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। आपी आलम ये हो गया कि हम लोग ने एक दूसरे की खुशी और गम में भी शरीक होना बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारी चाची की तरफ से थीं। हमें तो बार बार ये एहसास रहता था कि चाची हमसे क्यों नहीं मिलती। वो कभी अगर हमें देख भी लेती थी तो हमसे मुंह फेर लिया करती थी और इसलिए हम भी उन्हें देखकर अनजान बन जाते थे। खैर, कुछ दिनों बाद मेरा रिश्ता मेरे कज़न से हो गया। वो मेरी सगी फूफी के बेटे थे। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। बाद में जब दोनों फैमिलीज़ को ये बात पता चली तो उन्होंने भी इस रिश्ते को खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि मेरी अम्मी और पापा थोड़े खुश नहीं थे, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो दोनों भी राज़ी हो गए। और फिर इधर हम लोगों की बात हुई और उधर घर में हम दोनों के रिश्ते की तैयारियां होने लगी और सभी रिश्तेदारों में ये बात पता चल गई कि हम दोनों का रिश्ता होने जा रहा है। अब आपको मालूम ही होगा कि इन्हीं रिश्तेदारों में कुछ लोग हासिद भी होते हैं जो हमसे हसद जलन रखते हैं और हमारी चाची भी उन्हीं हासिदों में शामिल थी। अब जब वो रिश्ता हुआ तो मेरी मंगनी से कुछ ही दिन पहले वो हमारे घर आ गईं और अम्मी के गले लगकर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। हम लोग भी सोच रहे थे कि या खुदाया ये माजरा क्या है। वो आकर अम्मी के गले लगकर रोए जा रही थी और कह रही थी कि अगर मैं नाराज़ थी तो क्या अपनों को इस तरह छोड़ा जाता है, और आपके बच्चे तो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों जैसे लगते हैं। जितनी मोहब्बत मुझे अपने बच्चों से है उतनी ही मोहब्बत मुझे आपके बच्चों से भी है। मैंने तो इन्हें कभी गैर माना ही नहीं और आपने तो मुझे बिल्कुल पराया ही कर दिया। वो कह रही थी कि मुझे तो हाजरा से बेइंतहा मोहब्बत है। आपी उनकी ये मोहब्बत भरी बातें सुनकर अम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए और फिर चाची के हमारे घर आने से पुराने शिकवे शिकायतें सब दूर हो गए और चाची फिर से हमारे घर आने जाने लगी। उन्होंने मेरी एंगेजमेंट की सारी शॉपिंग करवाई। मेरी सारी तैयारियों में वो सबसे आगे रहीं। हालांकि उनके बच्चे तो हमसे कम ही बातचीत किया करते थे, लेकिन चाची का आना जाना बहुत बढ़ गया था। अच्छा, एंगेजमेंट में वो दोनों तरफ से ही शामिल थी क्योंकि मेरी एंगेजमेंट मेरी ही फूफी के बेटे से हो रही थी और वो मेरी चाची की सगी नंद के बेटे थे, लेकिन फिर भी मेरी चाची हमारे साथ ज़्यादा थी। और फिर फाइनली एंगेजमेंट का दिन आ गया और मेरी फूफी ने मेरे हाथ में रिंग पहना दी और सब लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन आपी मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि आपी मैंने आपको बताया ना कि हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद किया करते थे और जब हमें अपनी पसंद का साथी मिल जाए तो उसकी खुशी ही अलग होती है। सब लोग ये जानते थे कि हम लोग की लव मैरिज है, लेकिन मैं सबसे यही कहा करती थी कि ये एक अरेंज मैरिज है। अभी तब न जाने क्यों मैं सोसाइटी को लेकर थोड़ा इनसिक्योर थी और मैं अपने रिश्ते को सबसे छुपा कर रखना चाहती थी, स्पेशली लोगों की बुरी नज़र से। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते को किसी की भी नज़र लगे। मेरी चाची अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछा करती थी कि तुम और वकास कब से रिलेशनशिप में हो,
कब से एक दूसरे को तुम लोग जानते हो। लेकिन आपी मैं हमेशा टाल जाती थी। मुझे उनकी ये बातें बहुत खटकती थी। और फिर मेरी इंगेजमेंट के दिन से ही उनकी नज़र बहुत बदली हुई लग रही थी। वहाँ से जो सामान मेरे लिए आया था वो हर एक सामान को ऐसे देख रही थी जैसे सामान नहीं बल्कि कोई अजूबा हो। आपी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी छोटी बहन उस वक्त मजाक मजाक में मुझे चिढ़ाने के लिए उस सामान में से शैम्पू की बोतल निकालने लगी कि ये तो अब मैं यूज़ करूँगी। अभी उसी वक्त मेरी चाची ने झट से उसके हाथ से वो बोतल छीन ली और कहने लगी कि क्या पता कल ही ये रिश्ता टूट जाए और हमें ये सारा सामान वापस करना पड़े, तब तुम क्या करोगी। आपी उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल लरस गया। मैंने कहा चाची ऐसे तो मत कहिए, खुदा ना करे कि दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा हो। मेरी ये बात सुनकर वो और ही तरह की बातें बनाने लगी। खैर इंगेजमेंट हो गई। हमने सारा सामान जो फ्रूट्स वगैरह वहाँ से आए थे अभी खोला भी नहीं था। एक साइड को बस फर्श पर ही लगा दिया था कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर सेट करेंगे। अब रात में मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि उन फ्रूट्स के पास एक मुर्दा लेटा हुआ है। सुबह को ये ख्वाब जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो वो भी घबरा गई। उसके अगले दिन मैंने देखा कि हमारे घर में जो आंटी सफाई का काम किया करती थी वो उन्हीं फ्रूट्स के पास कमोड का पानी छिड़क रही हैं। अभी मैं हैरान थी कि ऐसे ख्वाब मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। उनके यहाँ से जो सामान आया है उसमें ऐसा गलत क्या है जो मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। अम्मी ने मुझसे कहा कि आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो, फिर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। खैर आपी वो ख्वाब दिखाई देना मुझे उस वक्त तो बंद हो गए। इंगेजमेंट के बाद चाची का आना भी हमारे यहाँ थोड़ा कम हो गया, लेकिन जब भी वो आती मुझसे यही पूछा करती कि तुम्हारा रिश्ता ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात तो नहीं है। आपी मुझे उनकी बातों से बहुत ही खौफ आता था। मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। इंगेजमेंट के बाद जब हमारे यहाँ से शरबत जाना था, यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब हमारे यहाँ से वापसी होनी थी, तब हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। जो हमसे हो सकता था वो हमने अपनी हैसियत से बढ़कर किया। मेरी चाची ने तब भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह ये बात बिगड़ जाए। बज़ाहिर वो हमारे सामने अच्छी बनी हुई थी, अम्मी से भी मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन उनकी बातों में मकरो फरेब साफ नज़र आता था। अभी तक तो रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक दिन अचानक सुबह के वक्त मेरे चाचा आए और आकर मेरे भाई से कहने लगे कि उन लोगों ने इनकार कहलाकर भेजा है, उनका इरादा आपके यहाँ शादी का नहीं है। आप ही ये सुनकर हम चौंक गए। मेरे भाई ने कहा इनकार, लेकिन क्यों? हम लोगों के दरमियान तो सब ठीक है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। तो मेरे चाचू मेरे भाई से कहने लगे कि वो लोग अपने बेटे के लिए एक आलीशान शादी करना चाहते हैं। उनकी शादी को लेकर कुछ शर्तें हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे को 18 से 20 लाख रुपए की गाड़ी जहेज़ में मिले और इसके अलावा शादी भी उस एरिया के सबसे महंगे होटल में की जाए। ये सुनकर मेरे भाई तो चौंक गए। आप ही इसके अलावा भी उन लोग की बहुत सी डिमांड्स थीं। उनकी डिमांड्स की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि मुझे ठीक से याद भी नहीं। उन्हें अपने घर की औरतों के लिए जेवरात चाहिए थे, अपने बेटे के लिए 5 तोले की सोने की चेन चाहिए थी, उन्हें खुद के लिए यानी लड़के के बाप को अपने लिए अंगूठी चाहिए थी, अपनी बेटी के लिए एक स्कूटी चाहिए थी। ये सारी डिमांड्स उनकी हमसे थी। अभी तक जो रिश्ता बिना किसी लालच और डिमांड के तय हो रहा था, अचानक उसमें इतनी डिमांड्स कहाँ से आ गईं, हम भी नहीं समझ पा रहे थे। मेरे भाई ने जब मेरी फूफी से बात करने की कोशिश की तो उनका बहुत ही तल्ख रवैया देखकर हमें यह अंदाज़ा हो गया कि ये रिश्ता अब नहीं चल पाएगा। और अभी इस तरह मेरी चढ़ी चढ़ाई मंगनी टूट गई। मेरे घर में सब बहुत मायूस थे और ख़ास तौर पर मैं। आपको किस तरह बताऊं कि जो लड़का मेरी एक नज़र के लिए अपनी जान देता था, वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। और उस पर ये गज़ब कि उन लोगों ने कहा कि उन्हें अपना सामान वापस चाहिए। हमने भी उठाकर उनकी एक एक चीज़ जो अब तक मेरे लिए वहाँ से आई थी, हमने सब वापस कर दिया। जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो सिर्फ रिश्ता ही ख़त्म नहीं हुआ,
हम लोगों की रिश्तेदारियां भी एक दूसरे से ख़त्म हो गईं। अच्छे दिल हमेशा के लिए बुरे हो गए। एक दूसरे के घर आना जाना ख़त्म हो गया। जिस महफिल में वो जाते उस महफिल में हम नहीं जाते थे। रिश्ता ख़त्म होने के बाद से ही मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मेरे अंदर ब्लड की कमी होती जा रही थी। अक्सर मुझे चक्कर आ जाते थे। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। इसके अलावा मैं बहुत डरने लगी थी। ख्वाब में अक्सर डर जाती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी अंधेरी बिल्डिंग के अंदर बंद हूँ, कैद हूँ। ये सब मेरे साथ रोज़ का सिलसिला सा हो गया था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है, और जब मैं पलट कर देखती तो कोई नहीं होता था। मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, लेकिन हर कोई बस टेंशन ही बताता था। कुछ इस तरह के हादसे मेरे साथ हो रहे थे जैसे कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। उन दिनों मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। मेरी रैंक भी ठीक ठाक थी, मेरा एडमिशन भी हो जाना था, लेकिन ऐन मोमेंट पर मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया। पूछने पर पता चला कि मेरे फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। अभी ये पहला वाक़या था जब मैंने ये महसूस किया कि मुझे कोई रोक रहा है। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई जिससे मुझे लगने लगा कि जैसे कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मेरे साथ इतना गलत हो रहा था कि वो अंधेरे मुझे आज भी याद हैं, जब मैं रातों को तन्हाई में रोया करती थी। घर वाले अब मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। कोई जब मुझे देखने आता तो मैं पसंद भी आती थी, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनती कि बनती बात बिगड़ जाती थी। एक दिन मेरी आंटी जब घर पर आई तो वो मेरे बारे में मेरी अम्मी से पूछने लगी कि आपने इसका रिश्ता कहीं और देखा या नहीं देखा। अम्मी उन्हें बताने लगी कि पता नहीं क्या बात है, जहाँ का इरादा हम लोग करते हैं वहाँ बात ही नहीं बन पाती। तब उन्होंने अम्मी से कहा कि मुझे आपकी बेटी पर बंदिश लगती है, वरना ऐसा कहाँ होता है, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अम्मी ने कहा, बंदिश? इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में एक मौलवी साहब हैं। उन्होंने उनका नंबर हमें दिया और कहा कि इस नंबर पर बात कीजिएगा। ये मौलवी साहब जादू और बंदिश का ही इलाज करते हैं। अगर आपकी बेटी पर किसी तरह की कोई बंदिश है, किसी तरह का कोई जादू है, तो ये मौलवी साहब आपकी बेटी का इलाज कर देंगे, और अगर जादू नहीं होगा तो वो साफ इनकार कर देंगे। मेरी अम्मी अगले ही दिन मुझे लेकर उन मौलवी साहब के यहाँ पहुँची। अभी हम उनके यहाँ सुबह के वक्त पहुँचे थे, लगभग 8 बज रहे थे। जब मैं उनके यहाँ पहुँची तो सबसे पहले उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहे थे और मुझसे छोटे छोटे सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि खाना क्या खाती हो, पेट में दर्द होता है या नहीं होता है, मीठा ज़्यादा पसंद है या नमकीन ज़्यादा पसंद है। मैं खामोशी से उनके तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। उसके बाद उन्होंने इंच टेप लेकर मेरा हाथ नापा और कुछ पढ़ने लगे। काफ़ी देर तक वो पढ़ते रहे और उसके बाद दोबारा से उन्होंने मेरा हाथ नापा, और इस बार हम लोग चौंक गए, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने मेरा हाथ नापा था तो मेरे हाथ की लंबाई 26 इंच थी और दोबारा नापने पर वो लंबाई 27 इंच हो गई थी। 1 इंच कहाँ से बढ़ गया था। आप ही मेरे सामने उन्होंने फिर से मेरा हाथ नापा। ये काम उन्होंने 3 बार किया और तीनों ही बार मेरे हाथ की लंबाई 27 इंच थी। और फिर मेरी अम्मी से वो मौलवी साहब कहने लगे कि आपकी बेटी पर बहुत ही सख्त किस्म का जादू है, ये जादू की गिरफ्त में है, और ये जादू इस पर अभी नहीं बल्कि पिछले 1 साल से है। 1 साल से ये इस जादू की बंदिश में है। अम्मी उनकी ये बात सुनकर हैरान थी। अम्मी ने कहा कि भला हम पर जादू कौन करेगा। हम उन मौलवी साहब की किसी भी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने एक काले कपड़े में चीनी की पोटली बना कर दी और कहा कि इसे अपने घर में वहाँ रख देना जहाँ चींटियाँ आती हैं। अगर चींटियाँ इसे खाकर मर जाएंगी तो समझ लेना कि आपका पूरा घर जादू की चपेट में है। घर आकर अम्मी ने चीनी की वो पोटली किचन के बाहर एक कॉर्नर में रख दी। अब शाम के वक्त हम क्या देखते हैं कि उस पोटली में चीनी के दाने गायब हैं और उस पोटली के आसपास मरी हुई चींटियों का ढेर लगा है। हम लोग तो ये देखकर बहुत डर गए। अम्मी ने सीधे उन मौलवी साहब से राब्ता किया और उन्हें सारी बात बताई
उन मौलवी साहब ने मेरे लिए कुछ तावीज़ दिए और वो तावीज़ तकिए में सिलने को कहा। अम्मी ने घर आकर मौलवी साहब के दिए हुए वो तावीज़ मेरे तकिए के अंदर सिल दिए और उसी वक्त से मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। रात में सोते वक्त जब मैं वो तकिया अपने सर के नीचे रखकर सो रही थी, उसी वक्त अम्मी ने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कह रहा है कि ये तावीज़ तकिए से बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरी बेटी बेमौत मारी जाएगी। अम्मी की घबराकर फौरन आँख खुल गई। जब उन्होंने उठकर देखा तो मेरे मुंह से झाग निकल रहे थे और मैं बेहोश थी। अम्मी ने उसी वक्त सारा तकिया उधेड़ डाला और तकिए के नीचे से वो तावीज़ निकाले। उसके बाद मुझे कुछ होश आया। अगले दिन वो मुझे फिर से उन मौलवी साहब के यहाँ लेकर पहुँची। रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे तब रास्ते में हमारा बहुत ही सख्त एक्सीडेंट हुआ। जिस ऑटो में हम लोग बैठे हुए थे वो ऑटो पूरा का पूरा पलट गया, लेकिन खैर की बात ये थी कि हमारे ज़्यादा चोट नहीं आई। उसके बाद हम उन मौलवी साहब के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि आपके किसी अपने ने ही आपके घर पर और इस लड़की पर जादू कराया है। आपको उसका नाम मुझे बताना होगा, नहीं तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जादू सिपली का है और सिपली इल्म की काट आसान नहीं होती। अम्मी ने कहा कि हम भला ऐसे किसी का नाम कैसे ले सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि जिस पर आपको शक हो, आप सोच समझकर उससे बात करें। बस एक बार उस इंसान का नाम पता चल जाए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। अभी अम्मी और मुझे, हम दोनों को ही चाची पर पूरा पूरा शक था, इसलिए हमने चाची को बुलाया। तब अम्मी ने उनसे सख्ती से पूछा, लेकिन वो तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं हुई। तब मैंने और मेरे भाई ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, तो उस पर मेरी चाची कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपने इल्म की गहराई दिखाती हूँ। तुम लोग अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो रिश्ता तुड़वाने में किसका हाथ है? और आप ही ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, चलो मेरे साथ चलो। मैं हैरानी से उनको इस तरह से देख रही थी कि ये कह क्या रही हैं। अम्मी, मैं और मेरा भाई हम लोग फख्र थे कि ये कह क्या रही हैं। अम्मी, मैं और मेरा भाई हम उनके पीछे उनके साथ गए और तब हमें वो उस कमरे में लेकर गई जो आज तक हमने देखा ही नहीं था। उस कमरे में कच्चा फर्श था और उस कमरे में नाली के शेप में कुछ खुदा हुआ दिखाई दे रहा था। अम्मी और मैं हैरान थे कि ये हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं। और फिर उस औरत ने, यानी कि मेरी चाची ने, उस खुदी हुई मिट्टी को अपने हाथों से हटाना शुरू किया और फिर जो कुछ उसने दिखाया, आप ही वो तो बहुत ही खौफनाक था। वहाँ मेरी ही शक्ल का एक पुतला दबा हुआ था जिसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिल रही थी और उसके गले में मेरे ही नाम की तख्ती डली थी। उस तख्ती पर उर्दू में मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं और अम्मी हैरान कुन नज़रों से उसे देख रहे थे और तब उसने उस खुदी हुई मिट्टी की दूसरी साइड से एक पुतला और निकाला और वो पुतला वकास का था। वकास यानी कि मेरे कज़िन, जिनसे मेरा रिश्ता लगा था। उनके गले में भी उनके नाम की तख्ती थी जिस पर उर्दू में उनका नाम लिखा था। हम लोग की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, और वो हमारी जादूगरनी चाची ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसके बाल पकड़कर मारूं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि वो सब क्या था। उस वक्त मेरे सीने में आग जल रही थी। मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है, मेरे और वकास का ये पुतला यहाँ कैसे आया? आपी तब वो बड़े ही ड्रामाई अंदाज में कहने लगी, ये पुतले मैं लेकर आई हूँ बीबी, तुम्हें और वकास को अलग कराने के लिए। जब मुझे पता चला कि तुम दोनों का रिश्ता हो रहा है तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, क्योंकि उस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बेटी जाएगी। जिस दिन मुझे पता चला उसी दिन मैंने तुम्हारा और वकास का एक एक पुतला बनाया और हर दिन उन दोनों को एक एक कदम एक दूसरे की ओर आगे बढ़ा देती और फिर वहीं उसी जगह उनको दाब देती, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और जब तुम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, ठीक उसी दिन रात को मैंने तुम दोनों के पुतलों को पलट दिया, यानी एक दूसरे की तरफ से रुख मोड़ दिया और दोनों की राहें जुदा कर दी।
یعنی پہلے جو تم دونوں ایک دوسرے کے پاس آ رہے تھے، اب دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے دور جانے لگے۔ ہر دن میں ایک قدم تمہیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی اور پھر وہیں گاڑ دیتی۔ دھیرے دھیرے تم لوگ کے درمیان میں دوریاں آنے لگی، اور جب یہ دونوں پتلے کمرے کے الگ الگ کونوں پر پہنچے، اسی دن تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، اور تب سے آج تک یہ یہیں پر گڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہی یہ سب بتاتے ہوئے وہ عورت اتنا ہنس رہی تھی، اور میری آنکھوں سے یہ سب سن کر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ظالم عورت؟ دو محبت کرنے والوں کو الگ کر کر تجھے کیا ملا؟ تو وہ کہنے لگی، اس گھر میں صرف اور صرف میری ہی بیٹی جائے گی۔ میری امی اس سے کہنے لگیں کہ میں پولیس کو بتاؤں گی اور تمہاری شکایت کروں گی، اور سارے خاندان میں بھی تمہاری کرتوت بتاؤں گی، سب تمہارے منہ پر تھوکیں گے۔ تو وہ عورت چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے اپنے دونوں دیوروں میں کس طرح سے جنگ کرائی تھی۔ انہوں نے امی کو وہی مرچ والا واقعہ یاد دلایا۔ آپ ہی ہم نہیں جانتے تھے کہ ناسمجھی میں کی گئی ہماری غلطی کی سزا ہمیں اس طرح ملے گی۔ میں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ تب امی نے مجھے سنبھالا اور خاموشی سے میرا وہ پتلا وہاں سے اٹھا کر لے آئیں۔ اگلے دن ہم نے وہ پتلا انہی مولوی صاحب کو دکھایا اور ساری بات بتائی۔ تب انہوں نے کہا کہ اس پتلے کو بہتے دریا میں یا بہتے پانی میں بہا دینا، اور پھر انہوں نے میرا علاج کیا۔ اس کے بعد جو پرابلمز مجھے ہو رہی تھیں یا جو خواب مجھے ان دنوں دکھائی دے رہے تھے، وہ سب دھیرے دھیرے ختم ہو گئے اور میں ٹھیک رہنے لگی۔ ہماری چاچی نے ہم لوگ کی زندگیاں پوری طرح سے برباد کر دی تھیں، لیکن ہم لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ کوئی ہماری بات کا یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو آپ دوسرے کے لیے بوتے ہو وہی آپ اپنے لیے کاٹتے ہو۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری چاچی اپنی بیٹی کا رشتہ وقاص کے چھوٹے بھائی سے کرنا چاہتی تھی۔ وقاص کا بھائی کافی پہلے سے ان کے گھر آتا جاتا بھی تھا، اور لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ میری چاچی کی پوری کوشش تھی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ وقاص کے چھوٹے بھائی سے ہو جائے، لیکن ان کا یہ خواب ہی بن کر رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنے ہی آفس کی ایک لڑکی سے کورٹ میرج کر لی۔ آج میری چاچی اور ان کی بیٹی بالکل ویسے ہی تڑپتے ہیں جیسے کہ کبھی میں تڑپتی تھی۔